हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो देखिए, आप लोगों के लिए जो मंथली करंट अफेयर की सीरीज है ना, इसमें हम सितंबर मंथ का जो मंथली कंपाइलेशन है ये डिस्कस करने जा रहे हैं। सितंबर मंथ के मुझे लगभग 150 से 60 160 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे। और यदि ये सभी क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में कराती तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता, इसलिए इसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लगभग 80 से 85 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो शेष क्वेश्चन बच जाएंगे ये मैं पार्ट 2 में आप लोगों को कवर करा दूंगी। बहुत ज्यादा वीडियो लंबा होने से आप लोग भी बोर हो जाएंगे और फिर देखेंगे नहीं। ठीक है, इंटरेस्ट भी इससे खत्म होगा। तो चलिए, बहुत दिन से क्लास नहीं हुई है, तो आज की इस वीडियो में हम 80-85 क्वेश्चन है जो कि डिस्कस कर लेते हैं। और फिर इसके बाद अक्टूबर का भी, फिर प्रीवियस हम डिस्कस करेंगे, अगस्त का, सितंबर का, और बाकी जो रह जाएंगे मंथली वो भी हम कवर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1745 करोड़ रुपए की लागत से बनी दुनिया की सबसे लंबी शाखा नहर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है गुजरात में। अभी कुछ समय पहले ये गुजरात के दौरे पर थे। तो नरेंद्र मोदी जी ने सरदार सरोवर परियोजना की कक्ष शाखा नहर का उद्घाटन किया है। अब एग्जाम में आपके कुछ स्टैटिक में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि सरदार सरोवर बांध है जो ये किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। ये जो नर्मदा नदी है ना, ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक ये मध्य प्रदेश में है। मैकल सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश में तो बहती ही है, कुछ हिस्सा इसका महाराष्ट्र में, और अंत में ये महाराष्ट्र से प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो कक्ष शाखा नहर का उद्घाटन किया है, ये 357.18 किलोमीटर लंबी है। और इसके एक हिस्से का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में ही कर दिया था, और बाकी हिस्से का जो उद्घाटन है ये अभी किया गया है। यह नहर कक्ष में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए और कक्ष जिले के सभी गांवों में और सभी कस्बों में पेयजल यानी कि पीने का पानी उपलब्ध कराएगी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मैप में आप देख सकते हैं, इंडिया के नक्शे में ये है गुजरात की लोकेशन। गांधीनगर इसकी राजधानी है। गांधीनगर को भी यदि आप करंट से रिलेट करोगे तो यहाँ अभी हाल ही में डेफ एक्सपो का आयोजन किया जाना है। डेफ एक्सपो यानी कि डिफेंस एक्सपो हर 2 साल में रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। इसके अलावा एक इंडेक्स आप रिलेट कर सकते हो गुजरात से रिलेटेड, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इसमें गुजरात रहा है टॉप पर। अब मैं गुजरात के यहाँ एक ही दो फैक्ट बताऊंगी, क्योंकि इतना लंबा ये सीरीज चलना है, गुजरात का डिस्कशन बार बार आएगा, तो हर बार हम कुछ नए फैक्ट यहाँ से हम रिलेट करते चलेंगे। यहाँ से हम अदर ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डिस्कशन किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है, कहाँ? गुजरात में। वैसे ही आप अदर राज्यों को भी रिलेट कर सकते हो। चलो हम गुजरात से ही रिलेट करो तो अटल ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साबरमती नदी पर गुजरात में ही किया है। उत्तर प्रदेश में क्या उद्घाटन किया है? तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में। कहा? तो वाराणसी, जो कि इनका निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ किया गया है। उत्तराखंड में केदारनाथ, केदारनाथ मूवी आप लोगों ने देखी होगी। तो केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी ना, इसके बाद आदि शंकराचार्य जी की जो प्रतिमा है क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो इनकी एक नई प्रतिमा का जो अनावरण है ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हरियाणा से यदि आप रिलेट करोगे तो पानीपत, अब यहाँ से पानीपत की लड़ाई आप लोगों को नहीं याद करनी, वो हिस्ट्री का टॉपिक है। करंट से रिलेट करोगे तो भारत का 2G एथेनॉल प्लांट है ना, जो हिंदी में ही लिख देती हूँ, ऊपर की चीज इंग्लिश में हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि ना, पीडीएफ आप लोग प्रिंट आउट नहीं निकलवाएंगे, इसलिए मैं हमेशा मना करती हूँ, क्योंकि इससे आपके देखिए पैसे भी वेस्ट होने हैं। जब आपको सारी चीजें डिटेल में मिल रही हैं, रिटर्न फॉर्मेट में मिल रही हैं, तो क्यों ही आपको इसमें पैसे खर्च करने हैं? पीडीएफ के लिए या प्रिंट आउट निकलवाने के लिए कोई परेशान नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, मिस डीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो रिसेंटली जो दिविता दत्ता है, इन्होंने मिस डीवा यूनिवर्स खिताब जीत लिया है। मतलब कि अब जो मिस यूनिवर्स खिताब कंपटीशन होगा वर्ल्ड लेवल पर, इसमें ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अन्य ऑप्शन में पल्लवी सिंह, खुशी पटेल, सिनी सेट्टी, इन सभी के नामों का डिस्कशन आया है। इन्होंने कौन कौन से अवार्ड जीते हैं पिछले 6 महीनों की यदि मैं बात करूं तो ये मैंने एक ही स्लाइड में लिख दिया है। जैसे कि दिविता राय, ये मिस डीवा यूनिवर्स। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, जो कि भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली ब्यूटी कॉम्पिटिशन है, खुशी पटेल ने जीता है। मिस इंडिया यूएसए का खिताब आर्या वालवेकर ने। मिस यूनिवर्स डिवाइन पल्लवी सिंह। और फेमिना मिस इंडिया ये सिनी शेट्टी ने जीता है। सिनी शेट्टी ने जीता है, मतलब कि अब जो मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता होगी इसमें भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। अगला प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? रिसेंटली जो जेम्स एंडरसन हैं, जो कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं, ये 950 विकेट पूरा करने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने हैं। अब देखिए सितंबर की न्यूज़ है, इसमें कोई भी चीज़ अपडेट होती है ना तो अब जो अपकमिंग आपका मंथली प्रोवाइड कराऊंगी तो अपडेशन के साथ प्रोवाइड कराऊंगी। मान लीजिए 950 विकेट इन्होंने पूरे कर लिए, अब कोई और क्रिकेटर या गेंदबाज इनसे आगे निकल जाए, चीजें अपडेट होंगी तो वो भी मैं आप लोगों के लिए मॉडिफाई कर दूंगी। तो कभी कभी एग्जाम में खिलाड़ी या उनसे रिलेटेड खेल या उनसे रिलेटेड कंट्री पूछी जाती है, तो जेम्स एंडरसन नाम है खिलाड़ी का, क्रिकेट से रिलेटेड है और ये इंग्लैंड से रिलेटेड हो जाएंगे। विराट कोहली, इनसे भी एक करंट का क्वेश्चन आगे मैंने डिस्कशन के लिए रखा है। लसिथ मलिंगा, ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। बाबर आजम, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है, सुभंग लीला किस राज्य में आयोजित एक पारंपरिक त्योहार है? तो ये हाल ही के दिनों में मणिपुर में आयोजित किया गया था। सुभंग लीला फेस्टिवल मणिपुर की राजधानी इम्फाल में शुरू किया गया। इसका उद्घाटन मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने किया था। ये एक रंगमंच का पारंपरिक रूप है। इसमें महिला कलाकारों की भूमिकाएं सभी पुरुष अभिनेताओं द्वारा निभाई जाती है और पुरुष पात्र है जो कि महिला कलाकारों द्वारा निभाया जाता है। अब देखिए मणिपुर का तो हम डिस्कशन करेंगे, आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन, इसकी राजधानी इम्फाल, मुख्यमंत्री लिखा हुआ है एन बीरेन सिंह, राज्यपाल ला गणेशन है। अब आप इसमें कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो ला गणेशन है, नीचे लिख देती हूँ, ये पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल के भी राज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल थे ना, जगदीप धनखड़, ये अब हमारे उपराष्ट्रपति बन गए हैं। तो अब पश्चिम बंगाल का जो राज्यपाल का एडिशनल चार्ज है ला गणेशन ने ले लिया है। मतलब ये दो या दो से अधिक राज्यपाल के तौर पर जो नियुक्ति होती है ना, कौन सा संविधान संशोधन है? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए जो राज्यपाल होते हैं उसी के तहत ला गणेशन मणिपुर के भी और पश्चिम बंगाल के भी राज्यपाल हो जाएंगे। अब त्योहार की बात की जा रही है, चलिए केरल में एक आप ओणम फेस्टिवल रिलेट कर सकते हो। ओडिशा में नुआखाई फेस्टिवल फसलों का त्योहार है। असम में एक अंबुबाची फेस्टिवल तो है ही, इसके अलावा बिहू फेस्टिवल रिलेट कर सकते हो। अच्छा, मणिपुर का एक और फेस्टिवल संघाई फेस्टिवल जो कि काफी ज्यादा फेमस है, ये रिलेट कर सकते हो। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाएगी? तो इसमें से जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना, इसके द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गुजरात हजीरा में स्थापित किया जाएगा। इसमें जो एक प्लांट होगा तो गुजरात हजीरा में स्थापित किया जाएगा। इसकी क्षमता 20,000 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष होगी। पहला चरण 2025 तक कंप्लीट किए जाने की इसमें उम्मीद है। अच्छा, एल एंड टी, लॉसन एंड टर्बो, कुछ कुछ चीजें आप रिलेट कर सकते हो, जैसे कि दुनिया की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, इसका जो कार्यभार है ना, एल एंड टी कंपनी ने ही किया था, लॉसन एंड टर्बो ने। जबकि टाटा ग्रुप जो नई संसद भवन बन रही है, इसका प्रभार टाटा ग्रुप को मिला है। अडानी ग्रुप, ये मुंबई एयरपोर्ट, अडानी एनर्जीज को मुंबई एयरपोर्ट का प्रभार मिला है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? तो देखिए मेल कैटेगरी में यदि मैं बात करूं तो करीम बेंजेमा जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं, और फीमेल कैटेगरी में एलेक्सिया पुटेलस जो कि स्पेन से बिलोंग करती है, इन दोनों को ही ये पुरस्कार मिला है। बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो खिलाड़ी और उनकी कंट्री भी लिखी हुई है। लियोनल मेसी कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। ये भी एक प्रसिद्ध फुटबॉलर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन हाल ही में किस शहर में शुरू हुआ? आप सभी को पता है स्पोर्ट्स का टॉपिक, हालांकि मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कराया है। साल भर में टेनिस के टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जनवरी फरवरी के टाइम, फिर मार्च अप्रैल के टाइम फ्रेंच ओपन, मई जून के टाइम होता है विंबलडन ओपन जो कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। अंत में अगस्त सितंबर के टाइम में ना, अक्टूबर में कभी कभी हो जाता है, ये होता है यूएस ओपन होता है। तो रिसेंटली सबसे लास्ट में अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है, यहाँ यूएस ओपन संपन्न हुआ है। अब देखिए, अच्छा यहाँ यूएस ओपन में भी जो विजेता है इसकी घोषणा की जा चुकी है, लेकिन यहाँ नामों
की लिस्ट में मैं ये एक चीज मिस कर गई हूँ, मॉडिफाई कर दूंगी। अभी यदि हम क्वेश्चन को बस सॉल्व करें तो न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले जो हुए थे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब और फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब, दोनों में ही राफेल नडाल जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, ये इसमें विजेता रहे। वुमेन कैटेगरी में एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, ये क्रिकेट नहीं टेनिस से संन्यास ले चुकी हैं। ईगा स्विटेक ये फ्रेंच ओपन में वुमेन कैटेगरी में। विंबलडन ओपन में नोवाक जोकोविक कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर्बिया से। और फिर कजाकिस्तानी एलेना रायबेकिना, इन्होंने वुमेन कैटेगरी में ये अवार्ड अपने नाम किया है। एक सेकंड रुकेंगे। अच्छा, ये चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो आपके टेनिस के जितने भी ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, ये 5 कैटेगरी में इसके विजेता होते हैं। एक तो मेन सिंगल, एक होता है वुमेन सिंगल यानी कि महिला एकल और पुरुष एकल, एक होता है मेंस डबल, एक होता है वुमेन्स डबल यानी कि महिला युगल और पुरुष युगल, और एक होता है मिक्स डबल। लेकिन इसमें से जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है ना, ये मेन सिंगल और वुमेन सिंगल का ही पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो अब यहाँ पर यूएस ओपन जो सबसे लास्ट में हुआ है, इसमें मेन सिंगल और वुमेन सिंगल का यहाँ नहीं लिख पाई हूँ। पीडीएफ जब आपको प्रोवाइड कराऊंगी तो उसमें लिख दूंगी, ओरली आपको बता देती हूँ। मेन सिंगल का टाइटल कार्लोस अल्कराज ने जीता है और वुमेन कैटेगरी में ईगा स्विटेक ने। ठीक है। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में, पेरिस में आपका फ्रेंच ओपन, और विंबलडन ओपन ये लंदन में। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नरेंद्र ध्रुव बत्रा जो थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से नए अध्यक्ष के रूप में अदिल सुमरीवाला की जो नियुक्ति है ये की गई है। अब इसमें भी अपडेट होगा कोई चीज। देखिए, नियुक्तियां हैं जो मैं नहीं कह सकती कि सितंबर में कुछ और थी, अक्टूबर में कुछ और हो जाए, इसलिए यदि ये अपडेट होता है तो मैं आपको अपडेशन के साथ ये प्रोवाइड कराऊंगी। भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष ये बन गए हैं। थॉमस बाक ये किसके अध्यक्ष हैं? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। ग्रेग बारकेले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। अगला प्रश्न है, 1 सितंबर 2022 को किस राज्य में नुआ खाई त्योहार मनाया गया? तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो फसलों का त्योहार है ना, ये ओडिशा में मनाया जाता है। हालांकि दक्षिणी छत्तीसगढ़ के लोग भी मनाते हैं, लेकिन ये प्रमुख पर्व है कृषि का जो कि ओडिशा के लोग मनाते हैं। फसल कटने के पहले देवी देवताओं को नए सीजन का चावल इसमें चढ़ाया जाता है और अच्छी फसल की इसमें कामना की जाती है। फसलों का डिस्कशन आया है तो जैसे कि अभी हम लोगों ने रिलेट किया था, ये फिर से रिलेट कर लेते हैं। ओडिशा में तो नुआखाई फेस्टिवल हो गया। मणिपुर में एक संघाई फेस्टिवल याद रखेंगे, एक सुभंग लीला बता ही चुकी हूँ। असम में बिहू, अंबुबाची भी असम से रिलेट करोगे। केरल का एक ओणम फेस्टिवल आप रिलेट कर सकते हो। अगला प्रश्न है, द टाइम्स ग्रुप द्वारा 67वां यानी कि 67 फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? रिसेंटली ये जीत लिया है रणवीर सिंह ने। देखिए, फीफा में तो रणवीर सिंह ने जीता है। अभी इस साल का जो आईफा अवार्ड रहा ना, आईफा अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड विकी कौशल ने जीता है। जबकि अजय देवगन और सूर्या, अभी जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड प्रोवाइड कराया गया 68वां एडिशन था ना, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड अजय देवगन और सूर्या ने जीता है। इसमें फिल्म फेयर में अन्य कैटेगरी में आपको बता देती हूँ। बेस्ट फिल्म शेरशाह, बेस्ट डायरेक्टर शेरशाह के जो डायरेक्टर थे विष्णुवर्धन, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह इनकी फिल्म 83 के लिए जिसमें इन्होंने कपिल देव की भूमिका निभाई। बेस्ट एक्ट्रेस कृति सनन। बेस्ट सपोर्टिंग का नहीं पूछा जाता है, लेकिन अन्य भी जो उसकी कैटेगरी है आप लोगों को पीडीएफ में डिटेल के साथ मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, एनसीआरबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर कौन सा रहा है? तो देखिए, एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसने अपनी जो रिपोर्ट रिलीज की है इसमें बताया कि दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक शहर है। मतलब कि ना, यहाँ महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं इसमें संख्या है जो कि बढ़ने के रूप में देखने को मिली है। हालांकि आत्महत्या के मामले में ना महाराष्ट्र आगे है। आत्महत्या में महाराष्ट्र और महिला सुरक्षा में दिल्ली है, मुंबई है और उसके बाद बैंगलोर है। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ये रिपोर्ट रिलीज की है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये दिल्ली में हो जाएगा।
अच्छा, पिछले साल भी ना एनसीआरबी ने जो रिपोर्ट रिलीज की थी, उसमें भी जो महाराष्ट्र है सुसाइड के मामले में नंबर वन राज्य रहा है, और इस बार भी नंबर वन राज्य रहा है। ठीक है। हम्म। अब इंदौर के बारे में भी हम डिस्कशन करें। इंदौर ये स्वच्छता के मामले में टॉप पर है। मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सभी का हेडक्वार्टर यही हो जाएगा। सूरत बसा हुआ ताप्ती नदी के किनारे गुजरात में हो जाएगा। बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन, बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाई जानी है, उसी का पहला स्टेशन यही बन के तैयार हुआ है। मिखाइल गोर्बचेव, इनका भी हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ। कौन थे? तो ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। सोवियत संघ मतलब कि वही यूएसएसआर, जब ये 1991 में टूटा ना, ये जो आप रशिया यूक्रेन पढ़ते हैं, ये सब एक हुआ करते थे पूरा, फिर ये 1991 में टूट करके अलग हो गया था। मिखाइल गोर्बाचेव, जिन्हें 1990 में नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। पासवर्ड के जनक कौन थे? इनका 2 साल पहले निधन हुआ था। फर्नांडो कॉबर्टो। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन स्टैटिक जीके के फॉर्म में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वैसे ही भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है विजयेंद्र कुमार सिंघल को। भारत में मैं कह रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ उस पर थोड़ा गौर करेंगे। विजयेंद्र कुमार सिंघल, भारत में इंटरनेट क्रांति का श्रेय इन्हें जाना जाता है, इनका निधन हुआ। शेयर मार्केट के बिग बाजार कहे जाने वाले जो राकेश झुनझुनवाला है, इनका नाम आप इंपॉर्टेंट मार्क करना, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? इसमें से जो मैक रदरफोर्ड है, ये दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। मात्र 17 साल इनकी उम्र है। सोलो ट्रिप करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम हो गया है, सोलो मतलब अकेले ही। और सबसे कम उम्र में पायलट का लाइसेंस बनने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। जैस्मिन हैरिसन, मात्र 21 वर्ष इनकी आयु थी जब इन्होंने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। अटलांटिक ओशन पार करने वाली, तैर कर पार करने वाली सबसे युवा महिला। कामी रीता शेरपा, नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार इन्होंने ही चढ़ाई की है, 26 बार। विराट चंद्र, मात्र 7 साल की उम्र में इन्होंने माउंट किलीमंजारो, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, इस पर फतह करने वाले दुनिया के सबसे युवा व्यक्ति बने थे, भारत के ही। T20 इंटरनेशनल मैचों में 3500 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा बन गए हैं T20 इंटरनेशनल मैचों में 3500 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी। अभी सितंबर की न्यूज थी, अब अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप चल रहे हैं, तो ये आंकड़े भी चेंज होंगे और खिलाड़ी भी चेंज होंगे। जब ये अपडेट हो जाएगा तो अपडेट वाला भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी, ये इंटरनेशनल क्रिकेट मतलब क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। इंटरनेशनल तो खेलेंगे ही नहीं अभी। विराट कोहली, इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोइंग इन्हीं की है एशिया में, पूरे वर्ल्ड में तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की है। ऋषभ पंत, ये ब्रांड एम्बेसडर है, कहाँ के? उत्तराखंड के। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ बनाया जाएगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक तारामंडल जो कि बनाया जाएगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे बनाने में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा और इस मंदिर की ऊंचाई 113 मीटर होगी। और मंदिर का निर्माण पूरा होने पर वेटिकन वेटिकन कहाँ? वेटिकन सबसे छोटी सिटी आप लोगों को मालूम है। सेंट पॉल कैथेड्रल और आगरा के ताजमहल से भी बड़ा ये बनने जा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाएगी कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे, हुगली है, हुगली नदी के किनारे बसी हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल मैंने बता ही दिया है, मणिपुर के राज्यपाल है जो कि ला गणेशन, ये प्रभार संभाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर के तैयार हुआ है। मध्य प्रदेश में क्या सबसे बड़ा आप रिलेट कर सकते हो? अच्छा, कमलापति रेलवे स्टेशन रिलेट कर लो, जो कि भारत का पहला
वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश के भोपाल में हो जाएगा। और गुजरात में सबसे बड़ा आप रिलेट कर सकते हो स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, जो कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया है। 1,10,000 लोगों की बैठक क्षमता वाला ये स्टेडियम है। अगला प्रश्न है G20 देशों की जो पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक है ये कहाँ आयोजित हुई है? तो ये आयोजित हुई है इंडोनेशिया में। मतलब कि इस साल का जो G20 समिट है, चाहे शिक्षा मंत्री की बात करूं, चाहे पर्यावरण जलवायु मंत्री की, ये सभी इंडोनेशिया में ही होनी है। इंडोनेशिया का जो बाली शहर है ये इसका मेजबान है। तो भारत की तरफ से जो पर्यावरण मंत्रियों की बैठक रही इसमें भूपेंद्र यादव ने पार्टिसिपेट किया है। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन में टोटल 27 मेंबर कंट्री है ना, याद रखना। तो भारत G20 का हिस्सा है, G7 का नहीं है, याद रखेंगे। और इंडोनेशिया की लोकेशन यहाँ है, जिसकी कैपिटल जकार्ता, करेंसी इंडोनेशियाई रुपी हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर जो G20 होगा, G20 समिट 2023, इंडिया विल होस्ट नेक्स्ट समिट। COP26 स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किया गया। ये यूके वाले क्षेत्र में ही आता है ना, स्कॉटलैंड। यूएई, तो पिछले साल का COP26 स्कॉटलैंड में, इस साल COP27 होगा मिस्र में यानी कि इजिप्ट में, और जो नेक्स्ट होगा COP28 यूएई होस्ट करेगा। और फिर ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जिसका हिस्सा भारत नहीं है, ये इस साल जर्मनी होस्ट करने जा रहा है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से किस शहर की सबसे ऊंची जो इमारत थी 103 मीटर की, सुपरटेक ट्विन पावर चर्चे में थी, इसे ध्वस्त कर दिया गया है। ये नोएडा में स्थित थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्विन टावर में एपेक्स जो कि 32 मंजिला थी और सियान जो कि 29 मंजिला थी, इन दोनों को ही गिरा दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 93 ए में अवैध तरीके से बनाया गया था, जो कि कुतुब मीनार से भी ऊंचा था। ठीक है, इसमें 3500 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। अब ठीक है, ट्विन टावर चर्चे में था, किस एरिया में था ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये न्यूज चर्चे में थी इसलिए ऐड किया है। मुंबई सूरत के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया ही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जिनका अभी हाल ही में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के समय ये भारत योजना आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। पत्रकारिता से रिलेटेड किसी व्यक्ति का निधन हुआ जो कि चर्चे में थे, बिल्कुल थे, दानिश सिद्दीकी। अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग करने गए थे जिस दौरान इनकी मृत्यु हुई। लेखन से रिलेट कर सकते हो, 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड के विजेता कौन थे? अकितम नंबूतरी, इनका निधन हो चुका है। शेयर बाजार के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला, जस्ट मैंने आपको बताया है, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत मिल चुका है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है INS विक्रांत। तो भारत ने अपने आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक कदम और बढ़ाते हुए देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक यानी कि इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट करियर है जो कि ये लॉन्च कर दिया है। INS विक्रांत इसका नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे कोचिन शिपयार्ड में नौसेना को समर्पित कर दिया है। और ये मेक इन इंडिया तहत बनाया गया है, इसलिए ये और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। भारतीय सेना के नौसेना के इतिहास में अब तक निर्मित ये सबसे बड़ा युद्धपोत है। और अब भारत के पास 2 विमान वाहक पोत हो गए हैं। अभी तक विक्रमादित्य था, लेकिन अब एक और इसमें शामिल हो गया है। INS वलसूरा को यदि आप रिलेट करोगे, INS वलसूरा जी ने अभी पिछले ही साल, जब प्रेसिडेंट हमारे कौन हुआ करते थे, रामनाथ कोविंद जी, तो इन्हें प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। INS वगशीर प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित ये पनडुब्बी है। प्रोजेक्ट 75 के तहत ना 6 पनडुब्बियां शामिल होनी है। कलवरी, करंज, कंडेरी, वेला, वागीर, वगशीर, 336। INS अन्वेष, अच्छा INS अन्वेष का ही मैंने डिस्कशन किया था। INS अन्वेष और INS एक और था, क्या तो नाम है उसका, ध्रुव, जिसमें कि ना ये भारत का एक फ्लोटिंग टेस्ट रेंज मिसाइल है INS अन्वेष। ध्रुव का डिस्कशन आएगा तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। अगला प्रश्न है, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत की पहली HIV वैक्सीन कौन सी है? इसमें जो क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है, ये भारत में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ पहली वैक्सीन है। अच्छा, इस सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? तो गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर आप कह सकते हैं।
मतलब कि महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है ना, इसके बाद सबसे ज़्यादा मामले ये सर्वाइकल कैंसर के ही देखने को मिलते हैं। तो मतलब एडवांस स्टेज में जब मरीज पहुंच जाता है तब डॉक्टर के पास पहुंचती महिलाएं, और इसके बाद इनकी जान बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके रोकथाम के लिए ये पहली वैक्सीन लॉन्च की गई है जिसका नाम है क्वाड्रीवेंटल, शॉर्ट में लिखिए QHPV, ठीक है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च कर दिया है। इस टीके से आने वाले सर्वाइकल कैंसर के रोकथाम में मदद मिलेगी। एनकोवैक्स जानवरों के लिए लॉन्च पहली कोरोना वैक्सीन है भारत की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। कोविशील्ड ये हो जाएगी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा निर्मित, और कोवैक्सीन ये हो जाएगी भारत बायोटेक हैदराबाद में है जो इसके द्वारा निर्मित। अगला प्रश्न है, संसद टीवी के नए CEO कौन बने हैं? तो रिसेंटली जो उत्पल कुमार सिंह है, उत्पल कुमार सिंह जो कि पूर्व IAS है, ये रिटायर्ड है, और इन्हें, अरे माफ कीजिएगा, थोड़ा गलत बोल गई मैं। संसद टीवी देखिए, लोकसभा और राज्यसभा को मर्ज करके एक नया टीवी बना था जिसे आप संसद टीवी के नाम से जानते हैं। तब इसके ना पहले CEO के रूप में नियुक्ति की गई थी पूर्व IAS रवि कपूर की। तो इन्हें ही अब सेवा से मुक्ति दी जा रही है, और इन्हीं के स्थान पर लोकसभा के जो राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष ने निर्णय किया है कि उत्पल कुमार सिंह है जो कि लोकसभा के महासचिव का पदभार संभाल रहे हैं, ये संसद टीवी के CEO का भी अतिरिक्त रूप से निर्वहन करेंगे। अब CEO का डिस्कशन आया है, तो विजय शेखर शर्मा ये पेटीएम के CEO हो जाएंगे। सलील एस पारिक इन्फोसिस जो कि प्रसिद्ध IT कंपनी, इसके CEO हो जाएंगे। अतुल कुमार गोयल ये पंजाब नेशनल बैंक के MD CEO है, तो है IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन के ये फिर से CEO अध्यक्ष बन गए, आप कह सकते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किस पूर्व फुटबॉलर को अपना नया अध्यक्ष बनाया है? तो इसमें से जो कल्याण चौबे है ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बन गए हैं। बाईचुंग भूटिया को इन्होंने हराया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 1937 में इसकी स्थापना हुई और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर हो जाएगा। अन्य संगठनों की मैं बात करूं तो भारतीय ओलंपिक संघ का मैंने बताया ही है, अदल सुमरीवाला इंडियन ओलंपिक कमेटी के। दिलीप तर्की ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हाल ही में बन गए हैं। और विश्वनाथन आनंद इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के उपाध्यक्ष बने हैं। 64वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो सोथियारा छिम, तदाशी हथोरी, बर्नार्ड मेड्रिड, गैरी बेनचेग, इन सभी को ही 64वें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब कौन किस कंट्री से किसका कौन सा पदभार है ये आप लोगों को रिटर्न फॉर्मेट तो मिलेगा ही, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, एशिया का नोबल रेमन मैग्सेसे अवार्ड को ही आप जानते हैं। ये NDTV के पत्रकार थे जो रवीश कुमार, इन्हें भी मिल चुका है ना। किस भारतीय को स्टारबक्स कॉफी का नया CEO बनाया गया है? रिसेंटली जो लक्ष्मण नरसिंघन है स्टारबक्स कॉफी का CEO बन गए हैं। इन्होंने हार्वर्ड शोल्स का स्थान लिया। स्टारबक्स काफी चर्चित ब्रांड है। 1971 में स्थापना हुई, वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अब यहाँ फिर से भारतीय CEO की बात की जा रही है जिनकी नियुक्ति इंटरनेशनल लेवल पर हुई है। तो माफ कीजिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM के CEO अरविंद कृष्णा है। बाटा जो कि ग्लोबल फुटवेयर ब्रांड है, इसके CEO संदीप कटारिया ये भी भारतीय मूल के, और एडोब के CEO ये भी भारतीय मूल के शांतनु नारायण ये हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 2022 सितंबर 2022 में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो रिसेंटली भारत ने पीछे छोड़ा है ब्रिटेन को। टॉप 5 यदि आप देखें तो अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन को छोड़ते हुए भारत अब 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी बन चुका है। ब्रिटेन की लोकेशन मतलब ये पूरा UK वाला क्षेत्र है। इसकी कैपिटल हो जाएगी लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। अच्छा एक चीज मैं बताती हूँ आपको, बीच में ना लिज ट्रस यहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। फिर उसके बाद ऋषि सुनक जो कि भारतीय मूल के हैं ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। अगस्त माह में रिपोर्ट रिलीज की गई सितंबर में, लेकिन डेटा है अगस्त का कि GST संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ के 1.43 लाख करोड़ हो गया है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते। इकोनॉमी वाला जो प्रश्न है ना, पोर्शन है, उसमें पूछा जाएगा, और ना इसमें एग्जैक्ट आंकड़े पूछे जाते हैं कि कितने परसेंट बढ़ा, कितने परसेंट घटा, या राजस्व संग्रह कितना रहा, तो उसमें आपको आंकड़े याद रखने पड़ते हैं। तो इसमें GST संग्रह बढ़ा है भारत का 28%, और 28% बढ़ करके ये 1.43 लाख करोड़ पहुंच चुका है। बस इतना ही मैं आपको एक लाइन में ये बता रही हूँ। अब GST से बनने वाले कुछ फैक्ट है, जैसे इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया, इसलिए 1 जुलाई को हम GST डे के रूप में मनाते हैं।
इसके अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री ही होते हैं, यानी कि निर्मला सीतारमण इसके अध्यक्ष, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। जीएसटी बिल पारित करने वाला पहला राज्य असम है और पहला देश ये फ्रांस 1954। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मरखम शहर में एक सड़क का नाम जो संगीतकार है ए आर रहमान इनके नाम पर रखा गया है? तो देखिए कनाडा में ना एक सड़क है, इसका नाम संगीतकार जो कि भारत के प्रसिद्ध संगीतकार है ए आर रहमान इनके नाम पर रखा गया है। इज़राइल में यदि आप रिलेट करो ऐसे नामों को जो कि किसी भारतीय के नाम पर रखे गए हैं, तो तेल अवीव में टैगोर स्ट्रीट रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखी गई स्ट्रीट का नाम है। लंदन में एक लिसेस्टर, इंग्लैंड में यदि आप कहें लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है। इसका जो नाम है ना, ये भारतीय जो क्रिकेटर रहे सुनील गावस्कर इनके नाम पर रखा गया है। फिर पोलैंड, पोलैंड की कैपिटल वारसा है और वारसा में ही ना एक चौक है, उसका नाम हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पर रखा गया है, हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो तेजस क्या है, इसका टाइप पूछा जा रहा है, तो ये LCA है, यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। तेजस 1 की अपार सफलता के बाद अब तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट इसे भी मंजूरी मिल चुकी है। ये तेजस जो है हल्के लड़ाकू विमान यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, एडवांस संस्करण होगा इसका। तेजस क्यों जरूरी है भारत के लिए, तो भारत तेजस MK2 इसे मुख्य रूप से MiG-29, मिराज 200 और जैगुआर जैसे विभिन्न प्रकार के विमानों के ऑप्शन के रूप में देख रहा है। आपको मैंने काफी बार बताया है कि तेजस विमान उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही है। स्कॉर्पियन पनडुब्बी की यदि मैं बात करूं, स्कॉर्पियन पनडुब्बी भारत की मैंने 6 बताई है ना आप लोगों को। प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी, करंज, कंडेरी, बागीर, वगशीर, वला। स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत। युद्ध पोत में तो अम, सूरत और उदयगिरी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि ना ये इसी साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया और ये आपके एनडीए का सवाल बन चुका है, इसलिए याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा तूफान जापान की ओर तेजी से बढ़ रहा है? इसमें से देखिए जो हिन्नामजोर चक्रवात है, ये जापान की ओर यानी कि दक्षिण चीन सागर में इसकी पुष्टि की गई है। इसकी ना तो आपसे किलोमीटर पूछा जाएगा कि कितने किलोमीटर की रफ्तार से पूछा गया या बढ़ा, इसमें ना आपसे केवल जो तूफान होता है और क्षेत्र या उसका नाम पूछा जाता है। जापान के पास ये देखा गया है, मतलब इसकी पुष्टि की गई। जापान की राजधानी टोक्यो, करेंसी येन हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा हो जाएंगे। भारत के आसपास वाले क्षेत्र में जो तूफान आता है उसे तो हम चक्रवात कहते हैं। चाइना जापान वाले क्षेत्र में जो आएगा इसे हम टाइफून कहेंगे। गोनी और मैगी ये दोनों चक्रवात चर्चे में थे फिलीपींस वाले क्षेत्र में। और गुलाब चक्रवात ये इंडिया के नक्शे में ना यहाँ बंगाल की खाड़ी जो है, यहाँ गुलाब चक्रवात चर्चे में था और इसका नामकरण किसने किया था? नामकरण किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। और इधर अरब सागर वाले क्षेत्र में शाहीन चक्रवात चर्चे में था। शाहीन का नामकरण किसने किया था? कतर ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस द्वीप समूह अमेरिकी जहाजों के प्रवेश पर रोक लगाने की घोषणा की है? रिसेंटली जो पापुआ न्यू गिनी नहीं कहूंगी, सोलोमन द्वीप समूह इसने ये घोषणा कर दी है कि अपने क्षेत्र में अमेरिकी जहाजों को प्रवेश नहीं देंगे। ये जो पूरा ओशिनेशिया वाला क्षेत्र है ना, यहीं आप सोलोमन आइसलैंड की लोकेशन देख सकते हैं। बात यह है कि सोलोमन सरकार ने कुछ समय पहले ही चाइना की सेना को ये आप कह सकते हैं चाइना को अधिकार दे दिया था कि इस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए। पैसिफिक ओशन के अंतर्गत जो ये क्षेत्र आता है, तो इस क्षेत्र में जो सोलोमन आइसलैंड है बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इस पर नजर काफी सारी कंट्रीज की है। इसकी रक्षा करने का कार्य चाइनीज सेना कर रही है। तो चाइना के भिड़काने में ही आप कह सकते हैं कि सोलोमन आइसलैंड ने ये कह दिया है कि ये जो पैसिफिक ओशन वाला क्षेत्र है, यहाँ से अमेरिकी जहाज प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चाइना के कहे अनुसार हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन ये है पापुआ न्यू गिनी, जहां सबसे ज्यादा 800 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाएं पापुआ न्यू गिनी में ही, और ऑस्ट्रेलिया में अभी आपका जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है पुरुषों का, यही हो रहा है। अगला प्रश्न है, किस देश में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है? रिसेंटली ना मैक्सिको, वर्ल्ड मैप यदि आप यदि देखोगे ना तो कनाडा है। कनाडा में अभी मैंने बताया ए आर रहमान के नाम पर। कनाडा के बाद अमेरिका,
अमेरिका के नीचे में है मैक्सिको। इसी मैक्सिको में एक मूर्ति है जो कि स्वामी विवेकानंद जी की स्थापित की गई है। लैटिन अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी की ये पहली प्रतिमा है। इन्हीं के सम्मान में हम 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। कर्नाटक बता चुके, इंग्लैंड में लिसेस्टर मैदान का नाम पोलैंड का भी डिस्कशन हो गया है। नेशनल टीचर्स डे ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति थे। इस बार का ये 60वां संस्करण था। पहली बार 1962 में मनाया गया। थीम थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रिमेजिनिंग द फ्यूचर। जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय टीचर डे है आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 सितंबर को नारियल दिवस, 8 सितंबर को लिटरेसी डे, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रतिष्ठित नेहरू बोट रेस का उद्घाटन किया गया है? तो नाव की जो प्रतियोगिता है ये केरल में आयोजित की जाती है। केरल में आयोजित सभी नाव दौड़ों में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ के पर्यटक का मुख्य आकर्षण भी यही है। अलापुझा शहर में पुन्नमदा झील के निकट पर यहाँ देसी और विदेशी पर्यटकों की जो भीड़ है ये जमा होती है। 1952 में इसे नेहरू ने शुरू किया था। ये एक स्नेक बोट रेस है। केरल के कुछ करंट के फैक्ट यहाँ मैंने लिख रखे हैं, जैसे कि यहाँ अभी हाल ही में केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क की शुरुआत हुई है। सी स्पेस प्रोजेक्ट केरल ने ही शुरू किया है। ऑनलाइन टैक्सी की शुरुआत केरल ने, मतलब ऑनलाइन सरकारी टैक्सी नहीं मिलती थी अब तक। ओला उबर हम करते थे तो सरकारी नहीं था, तो ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सर्विस की भी शुरुआत केरल ने की है। पिंक प्रोटेक्शन प्रोग्राम महिलाओं के लिए यहीं पर। भारत का पहला जेंडर पार्क भी केरल में ही स्थापित किया गया है। कर्नाटक में एक कंबाला फेस्टिवल है, भैंस दौड़ प्रतियोगिता यही होती है। ओडिशा का नुआखाई और असम का बिहू आप लोगों को बता चुकी हूँ। नुआखाई ओडिशा का और असम का बिहू। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारतीय सेना मनोज पांडे को नेपाल सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है? रिसेंटली ये ना नेपाल के दौरे पर थे। नेपाल के दौरे पर थे जहां इन्होंने नेपाल की जो राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, इन्होंने अपने आवास जिसका नाम है शीतल निवास, इसमें नेपाल सेना के जनरल मानद रैंक से सम्मानित किया है। नेपाल की लोकेशन इंडिया के नक्शे में आप देख सकते हो, नेपाल में ही है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट तो हम ऐसे कहते हैं, लेकिन नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। 8848.86 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। भूटान के हाईएस्ट सिविल ऑनर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। फ्रांस के हाईएस्ट सिविल ऑनर से शशि थरूर को सम्मानित किया जाएगा। और यूएई का भी हाईएस्ट सिविल ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल चुका है, जिसका नाम जायद मेडल है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये लद्दाख में स्थापित होना है। नाइट स्काई सेंचुरी मतलब कि एक सार्वजनिक या निजी भूमि है जिसमें तारों वाली रात की एक खास गुणवत्ता होती है, जिसमें कि एक रात का पूरा एटमॉस्फेयर होता है। मतलब कि जिस तरह का एटमॉस्फेयर हम रात को देखते हैं, सेम उसी तरह का एटमॉस्फेयर इस नाइट स्काई सेंचुरी में देखने को मिलेगा, जो कि प्रकाश प्रदूषण को प्रतिबंधित भी करेगा। अच्छा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये कहा कि नाइट स्काई सेंचुरी जो कि लद्दाख में बनने जा रही है, ये सबसे उपयुक्त होगी क्योंकि यह ठंडा और रेगिस्तानी क्षेत्र है और अगले 3 महीने के भीतर यहाँ एक तरह का अभ्यारण्य भी स्थापित किए जाने का फैसला है किया गया है। असम में असम में क्या स्थापित होना है? पूर्वोत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल। उत्तर प्रदेश में एक रानीपुर टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिली है ना, 53वां टाइगर रिजर्व, ये चर्चे में था। हिमाचल प्रदेश में हींग की खेती होनी है, लाहौल स्पीति वाले क्षेत्र में। ये लद्दाख वाला क्षेत्र है। लद्दाख में ही ना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया, मोटरेबल सड़क का निर्माण उमिंगला दर्रे के पास में। गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर सवच का शुभारंभ किसने किया? तो देखिए 36वें नेशनल गेम्स जो हुए ना, ये गुजरात में हुए। अब जो नेक्स्ट होने हैं इसकी भी घोषणा की जा चुकी है। जो 37वें नेशनल गेम्स होंगे ना, इसे गोवा होस्ट करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमित शाह। अमित शाह जी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का जो शुभंकर था, इसका जो क्या है ये शुभंकर सवज
सवज, जिसे गुजराती भाषा में शेर कहा जाता है, इसे लॉन्च किया। 36वें राष्ट्रीय खेलों का जो थीम था ये था सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट, और एंथम था जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। लास्ट टाइम केरल में हुए थे 2015 में, अभी हुआ है गुजरात में। क्वाड लीडर समिट, क्वाड जो कि 4 देशों का एक समूह है। 4 देशों में यूएसए आता है, जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और अपना इंडिया यानी कि भारत आता है। तो इन चारों देशों में जो लीडर समिट रही, ये आयोजित की गई जापान में, जापान के टोक्यो में इसका आयोजन है जो कि किया गया। टोक्यो में हालांकि समर ओलंपिक भी संपन्न हुए थे। इस समिट का मेन उद्देश्य इन चारों देशों के बीच में सहयोग को और मजबूत करना और इंडो पैसिफिक वाला क्षेत्र है इसके विकास पर चर्चा करना, क्योंकि इंडो पैसिफिक वाले क्षेत्र पर चाइना की नजर है। चाइना की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल बीजिंग है। बीजिंग में कौन सा समिट होना है आपका? अच्छा, बीजिंग में तो विंटर ओलंपिक संपन्न हुए। जर्मनी में G7 समिट। नेक्स्ट ईयर भारत होस्ट करेगा G20 2023। अगला प्रश्न, साइरस मिस्त्री का भी हाल ही में सड़क हादसे में निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष थे। ये न्यूज आप लोगों ने डेफिनेटली सुनी होगी, इनका कार एक्सीडेंट हो गया था पुणे के पास, फिर जिनके बाद इनकी मौत भी हो गई थी। और 18 दिसंबर 2012 को टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बने थे। जस्ट मैंने बताया निधन से ही रिलेटेड कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति जो थे मिखाइल मिखाइल गोर्बाचेव, इनका हाल ही में निधन हुआ। शेयर बाजार के बिग बुल कहे जाने वाले जो राकेश झुनझुनवाला है, इनका निधन हुआ। प्रमुख अर्थशास्त्री अभिजीत सेन, इनका निधन हुआ। अच्छा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो आप लोग देखते हो नहीं, तो एक काम करेंगे, 3 पार्ट में कवर कर लें। 3 पार्ट में हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। अब मैं इसे जल्दी जल्दी स्किप भी नहीं कर सकती, जल्दी स्किप करने के कारण आपके जो ऑप्शन है ये मिस हो जाएंगे, और ऑप्शन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्वेश्चन और आंसर हमें डिस्कस नहीं करना, ऑप्शन को भी लेके चलना है, ताकि जो चीजें आप लोग भूल गए हो ना, वो भी आप लोगों का कवर हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का ऐसा पहला गांव जहां आरओ का पानी है। ये न्यूज अभी आई भी तो थी चर्चे में। तो भड़तौल, भड़तौल कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का एक गांव है, बरेली जिले में। ये ऐसा पहला गांव बन गया है जहां आरओ का पानी है। बाचा, बाचा गांव ये मध्य प्रदेश का है। 100% सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव यही हो जाएगा। वेयान जम्मू कश्मीर में। कन्नौज ये यूपी वाला क्षेत्र हो जाएगा। कन्नौज यूपी वाला है, जो सरकार प्रयास कर रही, मतलब यूपी गवर्नमेंट इसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का फैसला कर रही है। पीएम श्री योजना हाल ही में चर्चे में थी, जो लॉन्च की गई, किस क्षेत्र से संबंधित है, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क करना। ये शिक्षा यानी कि एजुकेशन क्षेत्र से संबंधित है। पीएम श्री योजना की फुल फॉर्म बनती है स्कूल फॉर राइजिंग इन, माफ कीजिए पानी पी लो थोड़ा मैं। स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया है। इसके माध्यम से पूरे भारत में लगभग 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, तो इस शिक्षा क्षेत्र से संबंधित हो जाएगी। अब आपके जो 41 क्वेश्चन है और इसके बाद के जितने क्वेश्चन हैं, ये मैं आप लोगों को कल कवर करा दूंगी, क्योंकि टारगेट था कि आपके जो क्वेश्चन है 1 घंटे के अंदर पूरे हो जाएं। लेकिन ये निपटाना तो है नहीं, इसे डिटेल में यदि हम डिस्कस करेंगे तो इसमें समय लगेगा। इसलिए नेक्स्ट जो है आप लोगों को कल इसका सेकंड पार्ट और फिर थर्ड पार्ट ला करके सितंबर का कंप्लीट कर दूंगी। थोड़ी एक दो फैक्टर प्रधानमंत्री से ही रिलेट हम कर सकते हैं कि क्या क्या चीजों का इन्होंने उद्घाटन किया है। रिसेंटली इन्होंने महाकाल लोक का उद्घाटन किया है। कहाँ? मध्य प्रदेश में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इन्होंने उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश में। फिर उत्तराखंड का मैंने बताया ही आप लोगों को कि केदारनाथ जी की प्रतिमा का उद्घाटन इन्होंने किया है। फिर एक रिलेट कर सकते हो, हैदराबाद में इन्होंने स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी यानी कि एकता की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मैं आपको कनेक्ट करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।